नमस्कार, 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। आइए शुरुआत कर लेते हैं 2024 के चुनाव से पहले इस 24 की खबर की, क्योंकि हर वो खबर है जो 2024 में बड़ा मुद्दा बनने जा रही है। शुरुआत आज सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष हैं और मौजूदा कांग्रेस सांसद हैं, उन्होंने महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर बोलते हुए अपनी ओर से साफ साफ कहा है कि वो इस बिल के समर्थन में खड़ी हुई है और वो चाहती है कि बिल जरूर लागू हो। मुझे बोलने का इजाजत दिया, मैं आपकी आभारी हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई। धुएं से भरी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा है, लेकिन आखिरकार सोनिया गांधी ने यह कह दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहती हैं कि वो समर्थन में खड़े हैं और साथ ही कहा कि ये बिल मेरे जीवन साथी यानी कि दिवंगत राजीव गांधी लाइट है और इस बिल के साथ राजीव गांधी का अधूरा सपना भी आने वाले वक्त में अब पूरे होना जा रहा है। ये बात कही है सोनिया गांधी ने, वो भी सदन के भीतर। सुनिए। बिल के आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी पर अमित शाह ने तंज कसा और निशाना साधा। अधीर रंजन चौधरी को लेकर उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जेलसी फील हो रही है अधीर रंजन चौधरी को, क्योंकि वो आज नहीं खड़े हुए। सबसे पहले सोनिया गांधी ने जो भी बात कही उसके बाद अमित शाह की ओर से कहा गया। मैं अधीर रंजन जी को इतना पूछना चाहता हूं, क्या महिलाओं की चिंता सिर्फ महिलाएं ही करेगी, पुरुष नहीं कर सकते हैं? किस प्रकार के समाज की आप रचना चाहते हैं भाई? महिलाओं की चिंता, महिलाओं का हित, महिलाओं से आगे बढ़कर भाइयों ने सोचना चाहिए। यही इस देश की परंपरा है। महिलाओं के बारे में सोचने का अधिकार सभी को है। तो हमारे साथी सांसद निशिकांत जी खड़े हुए हैं, इसमें उनको क्या आपत्ति है? उनको खड़ा होने नहीं मिला पहले, इसलिए थोड़ा जेलस हो रहे हैं शायद। अब महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस की तरफ से क्या बयान सामने आया, यह सवाल कल तक का था, लेकिन जवाब आज साफ तौर पर मिल चुका है। अधीर रंजन चौधरी, जो कि लोकसभा में नेता विपक्ष हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि हम बिल के समर्थन में हैं, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम सुझाव दे सकते हैं। साथ ही ये भी कहा गया, साफ तौर पर स्पष्ट किया गया कि कोई भी इसके विरोध में है ही नहीं। ये सब समर्थन करते हैं, समर्थन करने का साथ साथ सुझाव देना हमारा फर्ज बनते हैं। सरकार को सुझाव देना चाहते हैं, लेकिन किसी तरह सरकार हमें और हमारे खिलाफ जो शिकायत दर्ज करने की कोशिश करते हैं कि ये विपक्ष ने ये वोमेन रिजर्वेशन के खिलाफ करते हैं, ये ना करे तो बेहतर है, क्योंकि ये गुमराह करने का दोबारा कोशिश ना किया जाए। क्योंकि सारे सदन में जितने सारे भाषण देते हैं, चाहे सत्ता पक्ष विपक्ष, किसी ने इसका विरोध नहीं किया, ना सत्ता ना विपक्ष। अब संसद का विशेष सत्र है, लेकिन इसे ऐतिहासिक सत्र भी माना जा रहा है। तीसरे दिन की बात थी और लोकसभा में कानून मंत्री पर फिर से निगाह टिकी हुई थी। आज चर्चा का दिन था, इसलिए चर्चा शुरू भी हुई और साथ ही इस बिल को लेकर यह कहा गया कि बहुत महत्वपूर्ण बिल है। कानून मंत्री अर्जुना मेघवाल ने इसकी खासियतें बताई और ये भी कहा कि आने वाले वक्त में महिलाओं की तकदीर को ये बदलने वाला बिल साबित होगा। अध्यक्ष महोदय, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और महत्वपूर्ण बिल है।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। दुनिया को भी दिशा दिखाने वाला ये बिल है। अमृतकाल की बेला में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने वाला भी ये बिल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का बयान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए संसद में उन्होंने अपनी ओर से विचार भी रखे और उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि आप सभी यानी कि महिलाएं आगे बढ़े और अपने शब्दों को केवल कागजों पर नहीं बल्कि भाषण तक भी सीमित ना हो। आप काम करके दिखाएं और आप कार्रवाई के साथ बोले और भारी संख्या में आ गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में बोलते हुए उन्होंने सीधे सीधे कहा कि सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। महिलाओं का सम्मान करेंगे। लोकसभा में जीतने वाली राज्यसभा में हमारी जो महिलाएं सेवा दे रही है उनकी गिनती करेंगे। वी हैव मेड विमेन काउंट एंड इट इज टाइम फॉर यू टू स्टेप अप इन द ऑपोजिशन एंड नॉट mere reduce your words to paper, to speech, but speak with. अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के उस बयान की भी जो सचिन पायलट ने दिया है और विरोध नहीं किया जा रहा लेकिन समर्थन भी कंडीशन के साथ किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने अपनी ओर से साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी तो मुद्दों से भटकाने का काम हमेशा से करती आई है, अब ये महिला आरक्षण बिल को लेकर आ गए, लेकिन ये तो बताए कि लागू कब करेंगे, संशोधन क्यों किया गया, राज्यसभा में जब ये पास हुआ तो अब सीधा आप लाते, संशोधित करने की क्या जरूरत है? सवाल बड़ा है। हमारा जो परफॉर्मेंस है हम तो चैलेंज करते हैं कि भाजपा का 9 साल का केंद्र सरकार का परफॉर्मेंस और रिपोर्ट कार्ड और हमारी सरकार का काम और जो हमारी रिपोर्ट कार्ड है उसका आकलन कर लें, जनता निर्णय करेगी। बीजेपी कोशिश करती है कि वो इशू को डाइवर्ट करें, कभी मंदिर का, मस्जिद का, सनातन का, अलग अलग इश्यूज को उठाकर लोगों को भ्रमित करते ताकि लोग सवाल ना पूछ पाए। आज हिस्टोरिक अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर है, महंगाई आसमान छू रही है, हर मोर्चे पर सरकार फेल होती जा रही है। अब ये महिला आरक्षण बिल लेकर जो आए हैं इसमें संशोधन की जरूरत क्या थी? और वहीं संसद में सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने भी अपनी ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोटि कोटि धन्यवाद किया। उन्होंने महिलाओं को बधाई भी दी और ये भी कहा कि इतिहास जानिए और पहचानिए 2010 में क्या हुआ था। मार्च 2010 के दिन और साल का जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने कि आखिरकार बताइए कि उस दौरान महिला रिजर्वेशन के खिलाफ कौन था। महोदय, 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पास किया गया 186(1) को लेकर मैं सबसे पहले तो बल्कि ये देखना चाहती हूँ कि वो एक महानुभाव कौन था जिसने महिला रिजर्वेशन बिल के खिलाफ वोट किया। इसके साथ सभापति महोदय मैं कहना चाहती हूँ कि लोकसभा में ये रिपोर्ट किया गया, समाप्त कीजिए प्लीज। तो 1 मिनट के लिए सभापति महोदय, सिर्फ मेरे को 2 मिनट और चाहिए। कम्युनिकेट किया गया लेकिन उसके ऊपर उसको कंसीडर नहीं किया गया। इस बात का जवाब कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। शिरोमणि अकाली दल यानी कि सेट की नेता और सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी सवाल उठा दिए और कह दिया कि जितना उत्साह और खुशी कल थी लेकिन आज हमें महसूस नहीं हो रही। सरकार ने क्या कर दिया, पानी फेर दिया सभी खुशियों पर। उन्होंने कहा कि जनगणना पहले होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, उसके बाद ये बिल लागू हो, इसमें तो 5 से 6 साल लग जाएंगे। आखिरकार इसे अभी इसी वक्त लागू क्यों नहीं किया जा रहा, बीजेपी से सवाल पूछा जा रहा है। जिस सेंसस में आजादी के बाद हर 10 साल बाद होता है, 2021 में होना था, अभी तक 23 खत्म होने को आई, अभी तक सेंसस नहीं हुआ। ये भी नहीं पता आगे कब करेंगे। सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगी और डिलिमिटेशन के बाद ये रिजर्वेशन बिल लागू होगा, तो ये 5-6 साल तक तो कहीं पे लागू हो नहीं रहा है। तो फिर आपने जो 10 साल पहले वादा किया था, पौने 10 साल जब 6 महीने रह गए इलेक्शन के लिए, तो आपको ये बिल लाने की क्या जरूरत जब आप लागू ही नहीं कर रहे हैं? और जो आपने लागू नहीं करना तो लेके क्यों आए? ये बात सिर्फ हरसिमरत कौर बादल अकेले नहीं कह रही बल्कि ये तो मायावती भी कह रही है। और मायावती की माया तो आप जानते भी हैं कि जब सवाल पूछना है तो सीधे सीधे पूछना है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो। ऐसे में महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपनी राय तो रखी, विचार रखे, लेकिन साथ ही बीजेपी से पूछा, सत्तापक्ष से पूछा कि ये इतने साल क्यों लगाएंगे आप, अभी क्यों नहीं लागू कर रहे।
साथ ही कुछ एग्जाम्पल्स दिए, वही परिसीमन का भी और जनगणना का भी। इसमें इस प्रकार से बनाए गए हैं जिसके तहत अगले काफी वर्षों तक, अर्थात लगभग 15-16 वर्षों तक, यानी कि कई चुनाव तक देश की महिलाओं को ये आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा। और इस विधेयक में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, जो कि वही संजय सिंह जो कि सदन से बाहर किए गए थे, उनकी भी राय लगातार सामने आई है हर मुद्दे पर, बेशक सदन से बाहर हो। 2024 में इंडिया गठबंधन तो बिल का विरोध नहीं करेगा, लेकिन जो संशोधन किया गया है उसका विरोध जरूर किया जाएगा। बीजेपी पर निशाना साधा गया और कहा गया कि हमें मौका दीजिए, हम बिना संशोधन के ये बिल लेकर आएंगे और महिलाओं को शक्ति प्रदान करेंगे असल तौर पर। है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और 24 में इनको सत्ता से बेदखल करके सही स्वरूप में महिला आरक्षण बिल लाने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल ये दोष इंडिया गठबंधन के ऊपर न आए, इसके कारण से ये फैसला हुआ है कि हम लोग समर्थन करेंगे। चर्चा में विरोध करेंगे, चर्चा में विरोध करेंगे, सरकार से मांग भी करेंगे कि ये संशोधन आप कीजिए इसमें। और 24, क्योंकि जो पिछला यूपीए का बिल था उसमें तो ये क्लॉज कहीं नहीं थे। अब कोई विरोध करे तो कैसे करे, शब्द विरोध वाले हो नहीं सकते, इसलिए घुमा घुमा के विरोध किया जा रहा है। महिला आरक्षण बिल का समर्थन और इसका स्वागत तो सभी करें। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने याद दिलाया कि देखिए साहब, ये आरक्षण बिल आज का नहीं है, ये तो राजीव गांधी के समय का है और इस बिल की परिकल्पना राजीव गांधी के समय में हुई थी। और ये परिसीमन की बात कहां से आ गई, इस पर भी सवाल उठाया। बाद में कई दफा ये आया, लेकिन किसी कारण से पास उसका एक दफा कॉमेडी कर गई, कुछ कई बार विरोध कर दिया। तो अब इसका कोई विरोध कोई पार्टी नहीं करे, इसे मांग भी करे भी अच्छा है, लाना चाहिए। लेकिन इसमें बैकवर्ड क्लास की भी ओबीसी की रिजर्वेशन होनी चाहिए और 2024 में लागू होना चाहिए। जो अभी लेट है परिसीमन होगा 26 में, और पोस्ट में 26 परिसीमन होगा तो 29 तक भी है। हरियाणा के मंत्री रणजीत सिंह ने भी महिला आरक्षण बिल पर अपना समर्थन दिया। रणजीत सिंह ने कह दिया है कि ये जो विधेयक है ये सर्वसम्मति से जरूर पास होने वाला है। अभी इसमें जरूर थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन ये पास होगा। ओबीसी महिलाओं को इसमें आरक्षण मिलेगा, इसकी उम्मीद तो है, लेकिन अभी प्रावधान संसद के पास है और संसद के हाथ में है, इसलिए संसद को ही करना है। इसके फैसले के बारे में अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। हालांकि इस विधेयक से बड़े बदलाव जरूर आने वाले हैं। रणजीत सिंह ने यह भी बात कही है कि अगर ऊपर बदलाव होगा तो वो बदलाव नीचे तक आएगा, उसका असर नीचे तक होगा। रणजीत सिंह ने अपनी बातों में बहुत सी बातें कहते हुए ये भी कहा कि उन्हें लगता है कि यह जल्द लागू हो सकता है और महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। आने वाले वक्त में हम खुद ये देखने वाले हैं कि किस तरह से ये बदलाव सबके जिंदगी में आने वाला है, क्योंकि महिलाओं ने ठान लिया कि आगे बढ़कर अब विकास के काम भी करवाने और कंधे से कंधा मिलाकर भी चलना है। अधीर रंजन चौधरी ने यह कहा है कि दिल्ली में जब हम थे कल, संविधान उनके हाथ में था और जो संविधान की प्रति बीजेपी ने प्रोवाइड करवाई, उन प्रति में 2 शब्द गायब थे, एक तो धर्मनिरपेक्ष शब्द और दूसरा समाजवादी। अब ये अधीर रंजन चौधरी ने पढ़ा है संविधान, तो उनको लगता है कि 2 शब्द गायब कहां से हो गए। इस सवाल के जवाब में उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मैंने पढ़ा, राहुल गांधी को भी बताया, और अब मैं कहना चाहता हूं कि ये किया तो किया किसने। कल ये मुद्दा उठाई, आप सब जानते हैं, कल मैंने पहले ये मुद्दा उठाई क्योंकि कल सदन के अंदर ये संविधान मुझे पढ़ने पड़ी। वहां मैं जब पढ़ने लगे तो मुझे ये 2 शब्द नहीं मिले। मैं अपनी तरफ से ये 2 शब्द जोड़ दिए थे। अब देखिए हमारे भाषण में जो शब्द जोड़ दिए थे। कौन से 2 शब्द नहीं मिले? ये सेकुलर और सोशलिस्ट। ये
और वहीं सांसदों को दी गई संविधान की प्रति को लेकर समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जब गायब होने की बात सामने और ये दावा अधीर रंजन चौधरी ने किया तो पहले तो सबको यकीन नहीं हुआ। जब इसी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने कुछ नहीं देखा अभी तक। जब तक मैं खुद संविधान को नहीं पढ़ता, नहीं देखता उस प्रति को, तब तक इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। इसलिए उनका बयान भी आप सुनिए कि किस तरह से उन्होंने इस पर जवाब दिया। देखिए, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। जब तक मैं देख नहीं सकता हूं, मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। टुडे आई विल टेक दैट कॉपी फ्रॉम देम, आई विल हैव अ लुक एट इट एंड देन ओनली आई कैन कमेंट। लेकिन उसमें हटाया गया है, ये आरोप है, दो शब्द नहीं अंग्रेजी में। देखिए, मैंने आपसे गुजारिश की ना कि आई हैव नॉट सीन इट। I didn't get the copy yesterday. So today when I get the copy, I'll tell you about it. I think it's a wonderful bill. For a long time, 15 years we've been waiting. चुनाव की तैयारियों में सब जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद में थे, एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद में एक बार फिर से विकास की झड़ी लगा दी। फरीदाबाद डेवलपमेंट मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की दूसरी मीटिंग थी और ये ठीक है कि इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लग गया इस मीटिंग में, लेकिन चूंकि अभी तो अथॉरिटी का सारा फॉर्मेशन वो धीरे धीरे बन रहा है और मैं समझता हूँ काफ़ी अब प्रगति हो गई है उसके अंदर। आज कुछ विषयों पर चर्चा जो हुई उसमें एक तो जो इस साल का बजट है उसको हमने पारित किया। कितना करोड़ का था? 878 करोड़ का बजट इस वर्ष का वो पारित किया गया है और जिसके अंदर 560 करोड़ रुपया ये आएगा ईडीसी से और बाकी जो फंडिंग है। और वहीं दिल्ली में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल किया गया इनेलो को लेकर। इनेलो के नेता, कांग्रेस के नेता, इन सबसे सवाल तो किया जाता है कि क्या नजदीकियां बढ़ेंगी आने वाले वक्त में। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से जवाब पहले भी दिया जा चुका था और एक बार फिर से उन्होंने दोहरा दिया है कि ये सिर्फ अटकलें हैं और विराम में लगाता हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संकेत दिया कि कांग्रेस पार्टी आने वाले वक्त में अपने दम पर ही चुनाव जीतने वाली है, सत्ता में आने वाली है। किसी भी गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी को लेकर भी पहले ये साफ किया गया था, उनकी ओर से स्पष्ट किया गया था। एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनेलो को लेकर भी कहा है कि हम अकेले दम पर ही चुनाव जीतने वाले हैं। लगातार अभय चौटाला जी कांग्रेस के नेताओं से संपर्क में। यहाँ तक मैं कह चुका हूँ, हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में कांग्रेस खुद में सक्षम। लगातार अभय चौटाला जी कांग्रेस के नेताओं से संपर्क में। यहाँ तक मैं कह चुका हूँ, हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में कांग्रेस खुद में सक्षम। साल 2024 में उचाना पर नजर अगर सबसे ज्यादा किसी की है तो वीरेंद्र सिंह परिवार की है। जींद में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने एक बार फिर से उचाना को लेकर बात कही और यह भी कहा कि ईमानदारी की राजनीति करने वालों का उचाना से होकर गुजरना बहुत जरूरी है और यहां से गुजरना भी पड़ेगा। दुष्यंत चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा दोनों को उन्होंने अपने निशाने पर लिया है। उचाना को लेकर दुष्यंत चौटाला पहले ही वीरेंद्र सिंह परिवार के निशाने पर थे। वीरेंद्र सिंह ने फिर से यह दोहरा दिया और कह दिया है कि उचाना ही उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। चाहे उस राह में हुड्डा आए या दुष्यंत चौटाला आए, दोनों ही उनके राजनीतिक दुश्मन हैं। जो राजनेता हैं या राज पार्टियां हैं, उन्होंने उचाना के साथ बड़ी दो बात कर रखी है। तो बात क्यों कि वीरेंद्र सिंह को तो आने वाले वक्त में आम चुनाव है, लेकिन उससे पहले कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है। बड़ी तैयारी की जा रही है क्योंकि बड़ी परीक्षा आम चुनाव से पहले भी है, इसलिए सेमीफाइनल जीतना बहुत जरूरी है। तभी फाइनल में दमखम के साथ कोई भी उतरेगा, कोई भी दल हो। आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी ने जोरों शोरों से जो तैयारी की है, एक ड्यूटी लगाई गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इनकी जो छवि है उसके आधार पर वोट बटोरने की भी कोशिश होगी और यह प्रचार प्रसार का सिलसिला लगातार जारी है। राजस्थान में भी प्रचार किया जा रहा है। आजादी के बाद राजस्थान के अंदर हो या उत्तराखंड के अंदर हो, जिसने कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा हमारी पहचान को समाप्त करने का काम किया है। कभी आपातकाल दिया, कभी घोटाले दिए। इन लोगों ने पिछले 5 वर्षों में कितने कांड किए हैं।
कितने कांड किए हैं आप सब जानते हैं। किस प्रकार से महिलाओं के साथ अभी हमारी बहन के साथ, बेटी के साथ किस प्रकार का दुराचार हुआ। 2024 में क्या सनातन का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठेगा, सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इसमें इंटरेस्टेड जरूर है। भूपेश बघेल की तरफ से बयान दिया गया और कहा गया कि हेमंत बिस्वा शर्मा हिंदू हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिंदू हैं। हिंदू धर्म के आधार पर होता क्या है, किसी के माता पिता के निधन के बाद उसके पुत्र की तरफ से बाल दान किए जाते हैं, यानी मुंडन किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी माता के निधन के बाद अपना मुंडन नहीं करवाया, इसलिए मैं हेमंत बिस्वा शर्मा को ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को ये कहें कि वो मुंडन करवा ले, तभी मैं हेमंत बिस्वा शर्मा को हिंदू मानूंगा। शर्मा जी हिंदू हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू हैं, और हिंदू धर्म के आधार पर यदि माता या पिता की मृत्यु हो जाए तो पुत्र है उस बाल देते हैं, फिर मुड़ाते हैं। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी से कहना चाहूंगा, मोदी जी तो सर मुड़ाए नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी बात करें तो लखनऊ में आरएसएस की एक बैठक में वो शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान क्या हुआ, उनके काफिले की एक गाड़ी गड्ढे में जा फंसी। सड़क की ऐसी दुर्दशा देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी नाराज हो गए। 2024 में अब चुनाव में उतरना है, आम चुनाव में बड़ी परीक्षा है और बड़ा राज्य है, इतनी लोकसभा की सीटें हैं, उनको जीतना होगा तो इन मुद्दों से तो आगे बढ़ना होगा। उन्होंने मौके पर क्या किया, अधिकारियों को फटकार लगाई, क्लास लगाई एक एक अधिकारी की। सीएम का गुस्सा देखकर अधिकारी भी यहां पर नाराज दूसरे अधिकारियों पर हो गए, जिनको काम करना जिम्मेदारी जिनकी थी। हड़कंप का माहौल समझ गया। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब जाकर अधिकारी भी अपनी ओर से काम करते नजर आए। जोनल अधिकारी को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया। ये एक्शन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। बता दें आपको कि जो सब कुछ हुआ ये उस दौरान हुआ जब आरएसएस की बैठक में जाया जा रहा था, इसलिए सबको हैरानी। साल 2024 में बड़ी परीक्षा जिस तरह से है, तो हिमाचल प्रदेश में भी आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी ओर से कोशिश करेगी कि सीटें सभी अपने खाते में डाल ली जाए। अब सत्ता में राज्य में तो आ गए, लेकिन आम चुनाव में 4 सीटें तो चाहिए ही चाहिए। अब रोजगार का मुद्दा है, नौकरी देने का मुद्दा है, परीक्षा बड़ी है। क्या कहा मुख्यमंत्री सुक्खू ने, सुन लीजिए। था तो क्या आप भी ऐसी सत्ता में रहकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते? ये सरकार की कर्तव्यनिष्ठा है, ये सरकार का राजधर्म है। और मैं अध्यक्ष महोदय, जो रोजगार से संबंधित बात है, हिमाचल के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना हमारा दायित्व है। हम चयन बोर्ड का, अभी राज्य चयन आयोग का हमने गठन कर दिया है, जल्दी ही वहां अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाएगी। और उसके बाद इसी साल हम 10,000 लोगों की भर्ती करेंगे। अब सत्ता पक्ष से कोई सवाल या जवाब आए तो विपक्ष पीछे क्यों रहे? जयराम ठाकुर ने जवाब दे दिया, सीधे सीधे कह दिया हिमाचल की सुक्खू सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है। जयराम ठाकुर का बयान भी सुनिए। ऐसी नौबत आ गई है कि वो बेरोजगार, वो नौजवान, जिन्होंने, कुछ लोगों ने तो अपना रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद, टाइपिंग टेस्ट भी करने के बाद सारी प्रोसेस कंप्लीट है, उनका मात्र रिजल्ट ही डिक्लेयर होना है। लेकिन सारी चीज के लिए कि भाई इंक्वायरी चल रही है, ये इंक्वायरी कब तक चलेगी, ये मैं जानना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से। 1 साल पूरा होने जा रहा है, 1 महीने का वादा किया था आपने। जयराम ठाकुर और सुखविंदर सिंह सुक्खू दोनों आमने सामने कई मुद्दों पर हो जाते हैं, लेकिन 2024 में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये सवाल बड़ा है, क्योंकि ये सब के सब मुद्दे 2024 में जरूर जुबानी तौर पर आपको सुनाई देंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री जगन्नाथ सिंह नेगी के पास अब बागवानी विभाग भी है, तो जिम्मा बड़ा है। उन्होंने कह दिया है कि मंडी में जाओ, किन्नौर में जाओ, कहीं भी जाओ, प्रदेश के सभी बागवान बहुत खुश हैं, बहुत बढ़िया है। एक हम कानून लाए ऐसा जिसको सभी को लेकर हम ये कह सकते हैं कि फायदा होने वाला है। बागवानों को लेकर ये बात कही गई है। मंडी में जाए, कुल्लू में जाए, किन्नौर में जाओ, आप यहाँ पर जाओ, शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर सभी बागवान खुश हैं। कहते हैं कि बहुत बढ़िया जो है एक नियम, एक कानून लाया है, जिससे उसको बहुत बढ़िया वो सबको फायदा हो रहा है। हाँ जी,
अच्छा अच्छा, ठीक है जी। 22 में भी आ गया था पहले। और साथ में अब यहाँ जिक्र आया 2000 का त्रासदी का। मैं तो जो है जब से विधायक बना 1995 में पहली बार मौका मिला, और उसका लगातार चाहे पक्ष में रहा चाहे विपक्ष में रहा, किन्नौर में जो 2024 ज्यादा दूर नहीं है, नजदीकी हमारी आ चुकी है, लेकिन 24 का ट्रेलर मैं हमेशा कहता हूं 2023 में ही दिखने वाला है। बड़ी परीक्षा विधानसभा के चुनाव में भी है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से नेता अपनी जुबान से बातें और मुद्दे कह रहे हैं और उठा रहे हैं मुद्दे, उससे लगता है कि 24 की तैयारी में जरूर जल्दबाजी भी की जा रही है। लेकिन आपके मुद्दे बहुत जरूरी हैं, ध्यान से नेताओं को हमेशा सुनिएगा। यही नेता आपका भविष्य बना सकते हैं और भविष्य अधर में भी लटक सकता है। नमस्कार।